हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। और इसमें बच्चों आज मैथ फाउंडेशन का जो अपना बैच चल रहा है, इसमें आज नया चैप्टर है नंबर सिस्टम। आज इस नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम शानदार तरीके से समझेंगे। और इस तरह से इसमें जो अपना ये तैयारी चल रही है ऑल कंपटीशन में, बैंक, एसएससी, एमपीटेट, पुलिस, रेलवे इत्यादि जो भी एग्जाम है आपका, उसमें आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगी। और इसमें अपनी जो लाइव क्लास कुछ परेशानी की वजह से चल नहीं पा रही है, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा आगे आपको लाइव क्लास में हर चैप्टर को समझाऊं। इसमें अपनी जो क्लास चल रही है यूट्यूब पर फ्री चल रही है, और आप सभी इस पर जुड़िए और अपने दोस्तों को जोड़िए और अधिक से अधिक आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो इसमें आज जो नंबर सिस्टम है अपना, नंबर सिस्टम को हम समझेंगे। तो नंबर सिस्टम इसमें नंबर सिस्टम अपना स्टार्ट होता है, और इसमें सबसे पहले हम आज इसमें हिंदू अरबी संख्या पद्धति को समझेंगे। हिंदू अरबी संख्या पद्धति, हिंदू अरबी संख्या पद्धति में ये बताना है, ये बताया गया है कि इसे दशमलव संख्या प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसे दशमलव संख्या प्रणाली, इसे दशमलव संख्या प्रणाली भी कहते हैं। और हिंदू अरबी संख्या पद्धति को दशमलव संख्या प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि यह 10 अंकों पर आधारित होती है। ये 10 अंकों पर आधारित होती है और 10 अंक होते हैं इसमें 0 से लेके 9 तक। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से अपने पूरे टोटल अंक कितने होते हैं? 10। 10 टोटल अंक हो जाते हैं। तो इसीलिए हिंदू अरबी संख्या पद्धति में इसे दशमलव प्रणाली, दशमलव संख्या प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह 10 अंकों पर आधारित होती है। ठीक है ना? 10 अंक में मैंने बताया आपको, जैसे 0 से लेके 9 तक टोटल कितने अंक होते हैं? 10। और इसमें यह प्रणाली भारत में विकसित हुई थी। जो अपनी हिंदू अरबी संख्या, हिंदू अरबी संख्या पद्धति है, ये प्रणाली भारत में ही विकसित हुई थी। कहाँ पे हुई थी? भारत में। भारत में विकसित हुई और बाद में अरब विद्वानों ने इसे दुनिया में अन्य हिस्सों में फैलाया। दुनिया के कोने कोने तक यह पद्धति विकसित हुई और इस तरह से इसको हिंदू अरबी संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है ना? एक बार और देखिए, इसे दशमलव संख्या प्रणाली भी कहते हैं। दशमलव संख्या प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि यह 10 अंकों पर आधारित होती है और इसके 10 अंक होते हैं 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से टोटल अंक अपने इसमें 10 हो जाते हैं। और यह प्रणाली भारत में विकसित की गई थी, और भारत में विकसित करने के बाद में जो अरब विद्वान थे, अरब विद्वानों ने इसे दुनिया के कोने कोने में फैलाया। ठीक है? तो इस तरह से हिंदू अरबी संख्या पद्धति अपनी कंप्लीट होती है। और इसके आगे अपना है, आगे का हिस्सा भारतीय गणतज्ञ जो थे, भारतीय अपने गणतज्ञ, भारतीय जो गणतज्ञ थे, भारतीय गणतज्ञ कौन कौन? एक तो आर्यभट्ट, एक तो अपना कौन थे? आर्यभट्ट थे। और आर्यभट्ट के अलावा ब्रह्मगुप्त थे। ब्रह्मगुप्त आदि ने अंकों
और दशमलव प्रणाली पर महत्वपूर्ण कार्य किया। ये दोनों जो विद्वान थे, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, भारतीय गणितज्ञ कौन, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त आदि ने अंकों और दशमलव प्रणाली पर ये महत्वपूर्ण कार्य किया। किस किस पर किया? अंकों पर और दशमलव प्रणाली पर महत्वपूर्ण कार्य किया। दोनों विद्वानों ने बहुत मेहनत की, गणितज्ञ भारतीय गणितज्ञ थे और इन्होंने अंकों और दशमलव प्रणाली पर महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है ना। और इस तरह से 9वीं शताब्दी में, कितनी में? 9वीं शताब्दी में अरब के गणितज्ञ थे। 9वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में अरब के जो गणितज्ञ थे, अल ख्वारिज़मी। कौन थे? अल ख्वारिज़मी। अब हिंदी और अब हिंदी ने भारतीय अंकों को अरबी भाषा में प्रस्तुत किया। अल ख्वारिज़मी ने हिंदी में, यहाँ पे मिस्टेक है, और अल ख्वारिज़मी ने अल ख्वारिज़मी ने हिंदी के भारतीय अंकों को अरबी भाषा में प्रस्तुत किया। हिंदी के, यहाँ पे के है, ठीक है ना। 9वीं शताब्दी में अरब के गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी और हिंदी के भारतीय अंकों को अरबी भाषा में उन्होंने प्रस्तुत किया। बाद में यह प्रणाली यूरोप में विकसित हुई। बाद में यह प्रणाली कहाँ विकसित हुई? यूरोप में। बाद में यह प्रणाली यूरोप में विकसित हुई और आज के समय में इसे हिंदू अरबी संख्या पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आज के समय में इसको हिंदू संख्या पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और शून्य की खोज भारत में हुई थी और यह खोज भारत की सबसे बड़ी देन थी। जो शून्य की खोज हुई थी वो अपने भारत में ही हुई थी और ये शून्य की खोज भारत के लिए एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है। ठीक है ना। भारतीय गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त आदि ने अंकों और दशमलव प्रणाली पर महत्वपूर्ण कार्य किया। 9वीं शताब्दी में अरब के जो गणितज्ञ थे, अल ख्वारिज़मी, इन्होंने हिंदी के भारतीय अंकों को अरबी भाषा में प्रस्तुत किया। ठीक है ना, अरबी भाषा में प्रस्तुत किया। बाद में यह प्रणाली यूरोप में भी पहुंची। बाद में धीरे धीरे करके ये प्रणाली कहाँ पहुंची? यूरोप में पहुंची और यूरोप में पहुंच करके आज के समय में इसे हिंदू अरबी संख्या पद्धति के नाम से जाना जाता है। आज के समय में, वर्तमान समय में इसे हिंदू अरबी संख्या पद्धति के नाम से जाना जाता है। और शून्य की खोज अपने भारत में ही हुई थी। शून्य की खोज कहाँ हुई थी? अपने भारत में ही हुई थी और ये शून्य की खोज भारत के लिए एक सबसे बड़ी देन मानी जाती है। ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी हिंदू अरबी संख्या पद्धति थी और अब इसमें कुछ अपनी डेफिनेशन है, परिभाषाएं। सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या की डेफिनेशन है, वस्तुओं को गिनने के लिए, जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए जो भी अंकों का प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए, ठीक है, वस्तुओं को गिनने के लिए वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे गणन संख्याएं या फिर प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। सभी को याद होना चाहिए, याद हो गई होगी। प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं
जो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं या फिर प्राकृत संख्याएं कहते हैं। वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है ना। प्राकृत संख्याएं अपनी एक से स्टार्ट होती हैं, एक दो तीन चार पाँच छः और अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है ना। कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है प्राकृत संख्या, और हमेशा प्राकृत संख्या एक पॉजिटिव संख्याएं होती है। पॉजिटिव संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। वन मिनट, थोड़ा सा पैनल बंद हो गया है, इसीलिए इसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा। तो देखिए, इसके आगे अपने जो परिभाषाएं चल रही थी, इसमें परिभाषाएं थी अपनी। परिभाषाएं सबसे पहले मैं बता रहा हूं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर होते हैं, और नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर एक से लेके कहाँ तक होते हैं? अनंत तक। ठीक है ना। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है, जिन संख्याओं का प्रयोग होता है उन्हें गणन संख्याएं या फिर प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। जिन वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं या फिर प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। और जो प्राकृत संख्याएं हमेशा पॉजिटिव होती हैं, जो कि एक से लेके अनंत तक होती है। एक से लेके कहाँ तक? अनंत तक होती है। अनंत तक मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है। और इसके बाद पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याओं में शून्य को, प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो ये संख्या जो प्राप्त होती हैं वो अपनी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को भी शामिल कर दिया जाए, शून्य को भी यदि शामिल कर दिया जाए तो वह संख्याएं जो हमें प्राप्त होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या में देखिए, जो अपने नेचुरल नंबर थे एक से लेकर अनंत तक, उसमें हमने इसको जीरो को और शामिल कर दिया। जीरो को यदि और शामिल कर देते हैं तो जीरो से लेके अनंत तक, जीरो से अनंत तक यह अपनी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से जी अपनी पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। और पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या होती है अपनी, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को यदि मिला दिया जाए पूर्ण संख्याओं
के लिए हमें क्या करना है, पूर्णांक संख्याओं के लिए प्राकृत संख्याओं में शून्य को एवं ऋणात्मक संख्याओं को यदि मिला दिया जाए, प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। जी अपना तीसरे नंबर की डेफिनेशन थी पूर्णांक संख्याएं। ठीक है ना। प्राकृत संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ, जीरो है, जीरो से आगे प्लस में जाएंगे 1 2 3 4 5 अनंत तक, और पीछे जाएंगे तो -1 -2 -3। इस तरह से ये प्राकृत संख्या जो अपनी पूर्णांक संख्याओं के लिए शून्य के साथ यदि हमें प्राकृत संख्याओं को शून्य के साथ यानी पूर्णांक संख्याओं के साथ अपने क्या जोड़ना है, शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को और शामिल करना है, तो इस तरह से अपनी जो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है ना। ये अपनी 3 डेफिनेशन थी। सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी थी, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। और प्राकृत संख्या हमेशा 1 से लेके अनंत तक होती है। 1 2 3 4 हमेशा प्राकृत संख्या कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक। ठीक है ना। और दूसरी डेफिनेशन है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो होती हैं, पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो जो नंबर हमें प्राप्त होंगे वो सभी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। जैसे कि देखो, नेचुरल नंबर 1 से लेकर अनंत तक थे, ऐसे इसमें जीरो और शामिल कर दिया, जीरो और शामिल कर देंगे तो इस तरह से ये पूरे नंबर अपने पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। जैसे कि यदि बात करें, प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी का कोई पता नहीं है, कितनी भी हो सकती है अनंत तक। ठीक है ना। और पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या अपनी कौन सी होती है, जीरो, और इससे बड़ी संख्या को प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनंत तक हो सकती है। और पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या की डेफिनेशन में बता चुका। प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाने पर संख्याएं जो प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं जीरो से लेके अनंत तक और जीरो से पीछे को जाएंगे तो ऋणात्मक संख्या, मतलब शून्य को आगे बढ़ाएंगे, शून्य के आगे बढ़ाएंगे तो वो प्राकृत संख्या होती है, और शून्य के पीछे बढ़ाएंगे तो वो ऋणात्मक संख्या होती है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाती है पूर्णांक संख्या। ठीक है ना। 3 डेफिनेशन है। और इसी तरह से इसके आगे के जो वीडियो है वो कंसेप्ट क्लियर हम अगली वीडियो में करेंगे। और ये सेशन आज का आपका समाप्त होता है। और इसी तरह से नंबर सिस्टम के लिए आपके लिए शानदार शानदार सवाल और शानदार कंसेप्ट पूरे कंप्लीट कराएंगे। और इसी तरह से आप रोजाना अपनी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। जय हिंद।